ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच हैं इंजीनियर डीसी कपिल साहब। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है कपिल साहब। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस संगठन के माध्यम से आपने तकरीबन 50 से ज़्यादा संगठनों को इस मंच पे इकट्ठा किया है। क्या प्लानिंग है इस संगठन के माध्यम से? देखिए, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है बहुजन समाज के संगठनों को एक प्लेटफार्म पर लाने का है जी। जो संगठन बिखरे हुए हैं उस शक्ति को एकजुट करने का है। बाबा साहब ने अपने समय पे 3 संगठन दिए थे इस देश के दलितों को लिए, पिछड़ों के लिए। पहला था भारतीय बौद्ध महासभा, एक था समता सैनिक दल और एक उन्होंने राजनीतिक पार्टी दी थी आरपीआई। आज 3 संगठनों में अगर ये देश का सब लोग बहुजन इकट्ठे होते और अलग अलग क्षेत्रों में इनका विकास हुआ होता तो आज इनकी स्थिति जो बनी हुई है ऐसी न होती। 3 संगठनों की बजाय ये समाज 11 लाख संगठनों में सिमट गया और वो संगठन अभी और भी बढ़ते ही जा रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में संगठन बने हुए हैं। इन संगठनों की शक्ति को जब तक एकत्रित नहीं किया जाएगा तब तक जो है देश में किसी भी तरीके की विकास की कल्पना करना बेईमानी है। और ये जो ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा की जो पहल है, बेसिकली दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज जो दलित समाज के सबसे नीचे के पायदान पर कहा जाने वाला समाज है, मैं नहीं कहता, कहा जाने वाला काम है। लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ा जाता रहा और बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने समय पे अपने अपने माध्यम से अपने संसाधनों के हिसाब से संगठन बनाए और चलाए, लेकिन जितनी सफलता मिल जानी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा इंजीनियर डीसी कपिल साहब, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप जो है पहले भी कई बार जो है राजनीतिक रूप में जो है चुनाव लड़ चुके हैं पार्टी के माध्यम से बैनर तले, और अभी भी कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं? राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना कोई अपराध नहीं है। मैं तो देश के हर नागरिक को ये कहता हूँ कि जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी, जब तक हम टिकट के रूप में कटोरा लेकर के राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पे खड़े रहेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है सत्ता, और सत्ता की प्राप्ति का हर प्रयास किया जाएगा। और 3% की वोटिंग वाले दिल्ली में बनिया समाज के लोगों ने जो दिल्ली को कैप्चर किया हुआ है, इसको यहाँ से भगा करके इस दिल्ली के अंदर बहुजन समाज की सरकार बनाएंगे और दिल्ली के अंदर जो है मेयर भी वाल्मीकि समाज का बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी जो है वाल्मीकि समाज का बनाएंगे। ये प्रयास हम करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए 74 साल देश की आज़ादी को होकर काफ़ी समय जो है कांग्रेस ने इस देश में राज करा। आज भाजपा केंद्र सरकार में है और दिल्ली सरकार में जो है केजरीवाल सरकार है, लेकिन आपके टारगेट पे जो है केजरीवाल सरकार है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे टारगेट पे केजरीवाल सरकार है। हमारे टारगेट पे हर वो मनवादी सोच की सरकारें हैं जो दलितों के हक को मारना चाहती हैं, हक तलफी करना चाहती हैं। देखिए, इस देश के अंदर जो मैंने अभी बात शुरू की थी बीच में उकट की, बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का अगर सही रूप में इस देश में किसी ने उसको अपनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि देश में कांग्रेस की सरकार लंबे समय से बनती हुई आ रही है तो उसने गठबंधन की राजनीति के तहत छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाने का काम किया। देश के अंदर सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल अपने बहुत सारे, मेरे ख्याल से 20 से भी ज़्यादा गठबंधन 22 संगठनों के माध्यम से उन्होंने उस 5 साल को पूरा किया। फिर उसी लाइन पे जस्ट उनके कार्यकाल ख़त्म होने के बाद उसी लाइन पे फिर सोनिया गांधी चली और उसने यूपीए का गठन किया। तो जिस तरीके से वो लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए अगर एनडीए का गठन कर सकते हैं, वो सत्ता तक पहुंचने के लिए यूपीए का गठन कर सकते हैं, तो हम अपने 11 लाख कर्मचारियों के बिखरे हुए संगठन को एकजुट होने के लिए
हमें भी कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। और सत्ता की प्राप्ति का ये प्रयास है। हम ये बात डर के नहीं कह रहे। मिशन 2022 के तहत हम दिल्ली के 272 वार्डों पे चुनाव लड़ाएंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि आप जो है केजरीवाल सरकार को विफल करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो पीछे से बैकडोर से आपको भाजपा सहयोग करे या कांग्रेस सहयोग करे, लेकिन केजरीवाल सरकार को आप निस्तेनाबूद करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम मिशन 2022 की बात कर रहे हैं तो मिशन 2022 में तो केजरीवाल का कोई रोल ही नहीं है भाई। कारपोरेशन के अंदर तो सरकार भाजपा की है और हम अगर मिशन 2022 की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल बीच में कहाँ गया? वहाँ तो झगड़ा, वहाँ तो लड़ाई, वहाँ तो तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ अगर शोषण हो रहा है तो शोषण की जिम्मेदार तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी है और एमसीडी है। केजरीवाल जी तो जिम्मेदार इसलिए हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र के 14 नंबर पॉइंट पे ये वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करूंगा। शायद उसको जानकारी नहीं होगी कि सफाई कर्मचारी उसके दायरे में आते भी हैं या नहीं आते हैं। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग सफाई कर्मचारियों का मतलब सिर्फ नगर निगम से लगा लेते हैं। सफाई कर्मचारी सिर्फ नगर निगम में नहीं है। वैसा सफाई कर्मचारी नगर निगम में अगर 75,000 हैं तो इस दिल्ली के अंदर 5 लाख सफाई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो निगम से बाहर काम करते हैं, वो भी सफाई कर्मचारी हैं। जैसे मेट्रो के अंदर सफाई करते हैं, बिजली विभागों के अंदर सफाई करते हैं, जल बोर्डों के दफ्तरों के अंदर सफाई करते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर सफाई करते हैं, डीटीसी के बसों के अंदर उनके जो डिपो हैं वहाँ पर सफाई करते हैं और छोटे छोटे प्रतिष्ठानों में भी सब जगह सफाई का काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के जितना भी एरिया है वहाँ पर भी हर जगह सफाई क्षेत्र में जो है वाल्मीकि समाज के लोग या सफाई कर्मचारी लोग मिल जाएंगे। इसलिए ये जो मुहिम है ये संयुक्त मुहिम है। जहाँ एमसीडी जिम्मेदार है वहाँ एमसीडी को घेरा जाएगा और जहाँ केजरीवाल साहब जिम्मेदार हैं वहाँ केजरीवाल साहब को घेरा जाएगा। और अगर कोई ये कहता है कि हम केजरीवाल जी की सत्ता को समाप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल का सहारा ले रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर हमारी बात से कोई डरने लगा है तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे मोर्चे का कद इस लायक बढ़ रहा है कि हम केजरीवाल जी को रफा दफा राजनीति से कर सकते हैं। अच्छा, अभी 2 दिन पहले आपने एक सभा में जो है करोड़ों रुपए का गबन का आरोप लगाया केजरीवाल सरकार पे, क्या मामला है? एक बार इसको खुलासा करेंगे कम शब्दों में? देखिए, हमारा कहना ये है और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं और वो कहते हैं कि हम झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ की मुहिम के तहत ऐसा क्या फार्मूला है जिस फार्मूले के तहत आज वाल्मीकि समाज के युवाओं को हम झाड़ू से छुड़वा करके दूसरे पेशे में लाना चाहते हैं। ये तो योजना तो बतानी पड़ेगी ना। अगर हम सिर्फ कहते रहें कि भाई वाल्मीकि समाज के युवाओं को झाड़ू छोड़ देना चाहिए और उनको इस पेशे से दूर हो जाना चाहिए तो ये हमारी अधूरी बात होगी। हमारी पूरी बात तब मानी जाएगी जब हम ये बताएं कि झाड़ू को अगर छोड़ दें तो फिर वो करें क्या। उसी के तहत मैंने उस दिन आपको बताया था और आज फिर मैं बता रहा हूँ कि किसी भी प्रदेश के अंदर जितनी उस प्रदेश की आबादी होती है उस प्रदेश की आबादी के अनुपात में जो वार्षिक बजट कोई भी सरकार पेश करती है तो सरकार के माध्यम से पेश किए हुए बजट का उतने ही % हिस्सा दलितों के विकास के लिए और उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास और शैक्षणिक विकास के लिए रखा जाता है। दिल्ली सरकार ने जब से 2015 से सरकार बनाई है, पहली सरकार तो उनकी 49 दिन की चली गई थी, उसमें कोई उनको बहुत कुछ करने का नहीं मिला, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ ये सत्ता में आए तो 2015 से लेकर के 2021-22 6 बार बजट ये सरकार पेश कर चुकी है। इन 6 बजट के हर बजट के अंदर जो भी बजट सरकार ने पेश किया उसके अंदर दिल्ली में हमारी आबादी 17% है। 17% आबादी के हिसाब से हमारी 12 सीट रिजर्व हैं, 17% आबादी के हिसाब से ही कारपोरेशन की सीट रिजर्व है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, हालांकि अभी हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। 17% हिस्सा सरकार ने आवंटित किया और आवंटित करके वो एक तरफ रख दिया। दिल्ली सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको साल का आखिर आते आते एक रेजुलेशन पास करती है सरकार और उस पर साइन करती है कि कोई भी दलित समाज का आदमी लोन लेने के लिए नहीं आया,
कोई भी दलित समाज का आदमी हमारे से पैसे मांगने के लिए नहीं आया, इसलिए मजबूरीवश ये पैसा जो इतने हजार करोड़ का पैसा था ये हम जो है सार्वजनिक उपक्रमों में खर्च कर रहे हैं। जबकि ये कह करके आदरणीय केजरीवाल साहब महा झूठ बोल रहे हैं। वो आज तक 6 साल के अंदर किसी भी पोस्टर के माध्यम से, किसी बैनर के माध्यम से, किसी जनसभा के माध्यम से, किसी मोहल्ला सभा के माध्यम से जब दलित बस्तियों में जाकर के गरीब बच्चों को ये बताया ही नहीं जाएगा कि उनका कितना पैसा बजट का रखा हुआ है और वो पैसा कैसे उनको मिल सकता है, तो एक गरीब समाज का बच्चा उस पैसे को लेने के लिए कहाँ जाएगा। ये सरकार की बेईमानी है, ये सरकार की भूल है। और हमारा कहना ये है कि 6 साल का जो RTI का रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जितना पैसा सरकार ने हमारे लिए आवंटित किया, वो आवंटित किए हुए पैसे में से इस दिल्ली की केजरीवाल साहब सरकार ने मात्र 3% पैसा हमारा खर्च किया, वो भी स्कॉलरशिप के नाम पर। बाकी 97% पैसा इस केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में फ्री की बिजली बांटने के लिए, मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने के लिए, सभी समाज के लोगों की सब्सिडी में पैसा देने के लिए हमारा दलित फंड जो है वो खा लिया है, बांट दिया है। अब सवाल ये है कि वाल्मीकि समाज के युवा, सांसी समाज के युवा या किसी भी समाज के युवा, मैं किसी पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका चहुमुखी विकास कैसे हो, वो अपने पैसे से हट करके आगे कैसे बढ़ें। तो हमने केजरीवाल सरकार को लिखित में ये लेटर लिखे हुए हैं और आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उस 28,000 करोड़ रुपए को जो हमारे बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए आपने मंजूर किया हुआ है और जो पैसा आपने खर्च कर दिया है, इस बार आपकी सरकार का बजट 69,000 करोड़ है, 69,000 करोड़ है। उस 69,000 करोड़ रुपए में से 28,000 करोड़ रुपया हमें दे दो और जो हमारे 1 लाख के लगभग युवा गरीब बच्चे हैं, आज वो चाहे किसी भी दलित समाज का कोई भी पार्ट है, उनको आप ये पैसा 1 करोड़ के हिसाब से, 1.5 करोड़ के हिसाब से, 2 करोड़ के हिसाब से उनको दो, बेशक लोन के रूप में दो, ताकि वो 10 साल तक अपने पैरों पे खड़ा होकर के खुद भी मजबूत बनेगा और अपने समाज के दूसरे युवाओं को भी रोजगार के रास्ते को देने का काम करेगा। और ये हो सकता है, सरकार की ये स्कीम है कि कोई भी दलित समाज का व्यक्ति MSME के माध्यम से, जो MSME डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से 2 करोड़ रुपए बिना सरकार की गारंटी के दे सकता है। ये स्कीम बताएगा कौन, ये स्कीम समझाएगा कौन? जब तुम वोट मांगने के लिए दलित बस्तियों में जा सकते हो, तो दलित बस्तियों के बच्चों को ये स्कीमें बताने के लिए क्यों नहीं जा रहे कि हम आपको लोन देंगे, आप फार्म भरिए और आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो है आत्मनिर्भर बनिए। आप तो ये बात नहीं बताते, आप तो उनको कहते हो कि झाड़ू लगाते हैं। भाई झाड़ू नहीं लगाएंगे तो करेंगे क्या? उस झाड़ू को लगा करके उनके माँ बाप ने झाड़ू लगाया, उनके पूर्वजों ने झाड़ू लगाया, तो झाड़ू को लगाने के परिणाम है कि बच्चे आज कम से कम स्कूलों तक चले गए। मैं झाड़ू के पैसे को कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, झाड़ू के पैसे ने समाज को वहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाला समाज झाड़ू ना लगाए, इसका हम सब लोगों को मिल करके प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में गटर में अगर गिर करके मिले तो 15% लोग गटर साफ करें। अगर 15% लोग सफाई करेंगे, उनको जो है सफाई करने वाले लोगों के बारे में पता लगेगा। जो लोग आज मंदिरों में बैठ करके ये कहते हैं कि झाड़ू लगाने का काम तो बहुत बढ़िया है, मैं उनको आह्वान करता हूं कि 2 साल तक तुम लोग झाड़ू लगा करके देखो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कितना बढ़िया काम है। अच्छा, ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा का अगला कदम क्या है, क्या तैयारी है, क्या करना चाहते हैं? 3 मुद्दों पर हम सरकार को घेरने जा रहे हैं सितंबर के लास्ट में। नंबर 1, कोरोना पीरियड के दौरान जिन सफाई कर्मचारी जो शहीद हुए हैं, उन शहीद हुए सफाई कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को 1 करोड़ रुपया, उनके आश्रित परिवार को 1 सरकारी नौकरी और उनको रहने के लिए 1 मकान की सुविधा सरकार करे। नंबर 1। नंबर दूसरा मुद्दा है आबकारी नीति में जो दिल्ली सरकार ने चेंज किया है। 859 दुकानें हैं जिनको ठेके पर निजीकरण के तहत ये सरकार देने वाली है। उसमें 60 दुकानें दिल्ली में दलित समाज के हिस्से की बैठती हैं। हमारे एक आदमी को मिले, बी को मिले, सी को मिले, वो 60 दुकानें दिल्ली में दलित समाज के लोगों में आवंटित उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे पेट्रोल पंप के आवंटन में होता है,
जैसे गैस एजेंसी के आवंटन में होता है, जैसे कोई हाउसिंग स्कीम निकलती है उसमें जो है मकानों के आवंटन में भी अनुसूचित जाति को कोटा मिलता है, ठीक इसी तरीके से 859 जो दुकानें सरकार निजीकरण के तहत लालाओं को सौंपने के लिए जा रही है उसमें से हमें 20% आरक्षण चाहिए। और तीसरा जो EWS कोटा है, EWS कोटे के अंदर 35,000 बच्चों के स्कूल अलॉट किए गए हैं। इन 35,000 बच्चों के स्कूल अलॉट करके सरकार ने पेरेंट्स को उनको स्लिप दे दी है कि आप अपने बच्चे का इस स्कूल में जाओ एडमिशन करा लो, लेकिन वो स्कूल जो सरकारी ज़मीन फ्री में मिल करके बने हैं वो उनमें से 20,000 बच्चों को एडमिशन अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर 90% लोग हमारे अपने समाज के हैं और ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर हमारे एक बच्चे का एडमिशन किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में होता है तो उसको 12वीं तक निःशुल्क सुविधा पढ़ने की मिलेगी। ये सरकार ने धोखा किया है। वहाँ पर आधे से ज़्यादा स्कूल जो सरमाएदार लोगों के हैं, जो पूंजीपति लोगों के, वहाँ पर उनके एडमिशन नहीं हो रहे। इन तीनों मुद्दों को लेकर के, और चौथा मुद्दा हमारा सदाबहार मुद्दा है, सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए सभी कर्मचारियों को पक्का करो, और जहाँ पर आवश्यक सेवा वाले भी विभाग हैं, जहाँ पर 24/7/365 दिन काम होता है, जो सफाई कर्मचारी या ठेका कर्मी वहाँ उन विभागों में काम कर रहे हैं उनको तुरंत पक्का करो। और पक्का करने में अगर देरी हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार समान कार्य का समान वेतन लागू करते हुए वहाँ पर काम करने वाले तमाम सभी कर्मचारियों को 40,000 रुपये कम से कम उनकी सैलरी करो, ताकि महंगाई के दौर में वो दूसरे कर्मचारियों के बराबर सैलरी लेकर के अपने बच्चों के विकास को आगे बढ़ा सकें। ये प्रोग्राम हमारा सितंबर के लास्ट वीक में ज़रूर होगा। और ऐसे नहीं होगा, ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के प्लेटफार्म और बैनर के नीचे हजारों की संख्या में हम लोग सरकार के खिलाफ जो है इस मांगों को लेकर के आगे बढ़ें।